The name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. I'm your course instructor of English. Our subject is comprehension and composition English, and today's our 7th lecture of comprehension and composition. Dear students, I hope you all are fine. And आज के जो हमारा जो टॉपिक है हमारे लेक्चर का, उसके बारे में हमने देखना है कि वो है guessing the meaning of unfamiliar words using context clues. डियर स्टूडेंट्स, आपने जो इस टॉपिक पे फोकस करना है और आपको इसी से समझ आ जाएगा जो आपका ऊपर जो टाइटल दिया हुआ है, गेसिंग द मीनिंग ऑफ एन अनफेमिलियर. एक बेटा चीज़ होती है फेमिलियर, एक होती है अनफेमिलियर. वर्ड्स यूजिंग कंटेक्स्ट क्लूज, कि आपने अपने वर्ड्स को जो अनफेमिलियर हैं आपकी कंटेक्स्ट में, उसको आपने गेस करना है, अपने मीनिंग्स को फाइंड करना है उन्हीं गेस के थ्रू. डियर स्टूडेंट्स, एक दफ़ा फिर फोकस कीजिएगा इस बात पर कि आपकी जो मैंने कंटेक्स्ट आपको पहले भी बताया था आपको टॉपिक 10 उसमें सेंटेंस में और आपके मेन आइडिया में, कि आपके जो कंटेक्स्ट होता है उसके अंदर आपके अनफेमिलियर वर्ड्स होंगे जिनके आपने मीनिंग्स फाइंड करने हैं अपने क्लू से, अपने गेस से, अपना माइंड यूज़ करके, अपनी स्ट्रेटजीज जो आपको मैं बताऊंगी कि किस तरह से आप इन चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले हम जो है अपनी डेफिनेशन देखेंगे कि कंटेक्स्ट क्या होता है. एक कंटेक्स्ट को पढ़ेंगे तो ही हम जानेंगे कि कंटेक्स्ट क्या था और उसमें हम अपने अनफेमिलियर वर्ड्स को क्लूज से कैसे, गेस से कैसे हम उसके मीनिंग्स को फाइंड करेंगे. तो डियर स्टूडेंट, कंटेक्स्ट जो होता है, कंटेक्स्ट मीन circumstances forming a background of an event, idea और statement. कंटेक्स्ट जो बेसिकली होता है उसका मतलब कि कोई भी आपका circumstances किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन में जब आपका कोई बैकग्राउंड इवेंट होता है उसमें कोई आपका आइडिया और स्टेटेड जब बनते हैं, क्रिएट होते हैं, फॉर्म होते हैं, एक शक्ल इख्तियार करते हैं. फॉर्मिंग मीन एक शक्ल इख्तियार करते हैं. तो आपकी कंटेक्स्ट में है वो चीज़ें सारी, आइडियाज़ और आपके इवेंट सेट हो रहे होते हैं कि आपके सामने जब एक चीज़ आपको बताई जा रही होती है तो उसकी आपकी स्टेटमेंट ऐसे नहीं बताई जा रही होती, उसमें कोई ना कोई इवेंट होता है, उसमें बैकग्राउंड होता है, आइडिया होता है, स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, कंटेक्स्ट कहलाती हैं. व्हेन एवर, जब भी राइटर यूज़ अ कोट और फैक्ट फ्रॉम एनी सोर्स, जब भी आपका कोई राइटर है, जब भी आपका कोई ऑथर है, वो कोई चीज़ राइट कर रहा होता है या कोई कोटेड चीज़ होती है या कोई चीज़ को कोटेशन को कोट करता है या किसी हकीकत को, किसी फैक्ट को बता रहा होता है, तो वो कोई ना कोई अपना सोर्स यूज़ करता है. इट बिकम्स नेसेसरी टू प्रोवाइड्स देयर रीडर सम इंफॉर्मेशन अबाउट द सोर्स. जब वो कोई सोर्स यूज़ करता है तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है बताना कि उसने जो अपना रीडर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है तो उसने किस सोर्स से की है. टू गिव कंटेक्स्ट टू इट्स यूज़, और वो बताता है कि उनको वो टेक्स्ट को कंटेक्स्ट देकर बताता है कि उसको किस तरह से उसने यूज़ किया था. डियर स्टूडेंट्स, जब भी आपका ऑथर या राइटर कोई भी चीज़ यूज़ करता है अपने कंटेक्स्ट में तो उसका बताने का मतलब यही होता है कि आपको, कि उसने कौन सा जो है अपना सोर्स यूज़ किया हुआ है और आपको वो अपने सोर्स जो उसने यूज़ किया होता है उसके बारे में जब इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, हमें उस कंटेक्स्ट का यूज़ दे रहा होता है, बता रहा होता है कि किस तरह से उसने किया था और किस तरह से उसने हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की कि हमने करना है दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. वो जो इंफॉर्मेशन जो उसने सोर्स यूज़ किया होता है उसकी इंफॉर्मेशन क्या कहलाती है, कंटेक्स्ट कहलाती है. बेसिकली दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड कंटेक्स्ट. कंटेक्स्ट इल्यूमिनेट्स मीन एक्सप्लेन करता है, इलेबोरेट करता है, वाजिया करता है द मीनिंग एंड रेलिवेंस और रिलेशंस को रिलेट करता है ऑफ द टेक्स्ट. हमारी जो टेक्स्ट होती है इट्स मीन कोई चीज़ रिटन फॉर्म में है. टेक्स्ट का मतलब भी यही होता है कोई चीज़ रिटन फॉर्म में है. तो कॉन्टेक्स्ट, कोई चीज़ हमारी टेक्स्ट के अंदर लिखी गई है तो वो उसका कंटेक्स्ट बना है ना. डियर स्टूडेंट, ये कंटेक्स्ट से ही जो है वर्ड हमारा टेक्स्ट है. देखें कि टेक्स्ट के साथ हमने अगर CON कन लगा दिया तो हमारा ये
कंटेक्स्ट बन जाता है। तो बेसिकली हमारा जो टेक्स्ट होता है जिसमें हमने चीज़ें राइट करनी होती हैं, उसके अंदर जब हम अपना आइडिया, अपना इवेंट, अपना बैकग्राउंड देखते हैं और उसके लिए कोई चीज़ यूज़ करते हैं, कोई सोर्स यूज़ करते हैं, दिस इज कॉल्ड कंटेक्स्ट। हम अपनी टेक्स्ट जो होती है, टेक्स्ट रिटर्न होती है, और रिटर्न चीज़ के अंदर हमारी जब कोई ये चीज़ें फाइंड जब हम कर रहे होते हैं और ये चीज़ें हमारी वहाँ पर किसी सोर्स से हमें मिलती हैं, तो वो सोर्स हमें हमारा राइटर जब प्रोवाइड करता है, दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड कंटेक्स्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी जो कंटेक्स्ट की जो इन्फॉर्मेशन है, ज़रूरी नहीं है कि ये आपकी हिस्टोरिकल हो, ज़रूरी नहीं है कि आपकी सिर्फ ये हो मतलब अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट हो, ये आपकी कल्चरल भी हो सकती हैं, हिस्टोरिकल भी हो सकती हैं, सोशल भी हो सकती हैं, पॉलिटिकल भी हो सकती हैं। तो ये आपके टेक्स्ट में जो चीज़ें पाई जाती हैं वो कल्चरल भी होंगी, हिस्टोरिकल भी होंगी, सोशल भी, डिफरेंट मल्टी चीज़ें यूज़ की हुई हैं, कोई एक स्पेसिफिक चीज़ नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको मैंने कंटेक्स्ट इसलिए बताया है कि जब आपको कंटेक्स्ट का पता होगा तो आगे जो है आपको पता चलेगा कि किस तरह से हमने एक कंटेक्स्ट के अंदर अपने क्लूज देखने होते हैं। क्लू मीन अपने मीनिंग्स देखने होते हैं, गेस करना होता है, एसेस करना होता है, आइडिया लगाना होता है, इवैल्यूएशन करनी होती है। इवैल्यूएशन मीन अंदाज़ा लगाना, एसेस करना, अंदाज़ा लगाना, क्लू ढूंढना, गेस करना, अंदाज़ा लगाना, ये सारे एक ही वर्ड हैं। कभी भी हमें किसी भी चीज़ से इस तरह से कोई वर्ड बनकर आ जाए तो इन सारी चीज़ों का मतलब ये होगा, इनका मतलब है गेसिंग, कि हमने अपने मीनिंग को किस तरह से कंटेक्स्ट में गेस करना है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर कंटेक्स्ट क्लूज। कंटेक्स्ट क्लूज क्या होते हैं? कंटेक्स्ट मैंने आपको बताया, उसमें अब हमने अपने क्लूज देखने हैं, गेसिंग देखनी है कि हमारे क्लू क्या होते हैं। देयर आर वर्ड्स और फ्रेजेस अराउंड एन फेमिलियर वर्ड। अब हमारी जितनी भी टेक्स्ट होती है, कंटेक्स्ट में सारी चीज़ें हमारी फेमिलियर होती हैं। देयर आर वर्ड्स और फ्रेजेस अराउंड एंड फेमिलियर वर्ड्स। कुछ वहाँ पर वर्ड्स और कुछ फ्रेजेस ऐसे होते हैं जो हमारी फेमिलियर जो हैं चीज़ों के इर्द गिर्द होते हैं, एंड कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अ न्यू वर्ड, जो आपको एक अनफेमिलियर वर्ड को समझने में मदद देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फोकस कीजिएगा, हमारे कुछ टेक्स्ट में ऐसे फ्रेजेस और वर्ड्स होते हैं जो हमें हमारी फेमिलियर जो लाइंस होती हैं वो हेल्प कर रही होती हैं। हमारी जो आगे की और पीछे की लाइंस होती हैं उसमें अगर एक नया वर्ड आ जाता है तो हम उसका मीनिंग फौरन से गेस कर लेते हैं। इट्स अ कंटेक्स्ट क्लू। आपको फर्स्ट लाइंस भी आती हैं, आपने जल्दी जल्दी उसकी ट्रांसलेशन कर ली, आपको लास्ट लाइंस भी आती हैं, मिड की भी आती है, लेकिन उसमें से कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो डिफ़िकल्ट होते हैं, जिनको आप समझ नहीं पा रहे होते कि यहाँ इसका मतलब क्या होगा। तो आप आगे और पीछे की लाइंस को पढ़कर, फर्स्ट और सेकंड या मिड की लाइंस को पढ़कर जब एक गेस कर रहे होते हैं, अपने आप में सोच कर डीपली आप उसको वो कर रहे होते हो, सोच रहे होते, असेस कर रहे होते, अंदाज़ा लगा रहे होते, इट्स योर कंटेक्स्ट क्लू। दीज वर्ड्स एंड फ्रेजेस आर कंटेक्स्ट क्लूज। कंटेक्स्ट क्लूज आर हिंट्स फाउंड विद इन अ सेंटेंस। कंटेक्स्ट क्लूज क्या होते हैं? ये एक हिंट होते हैं, ये एक साइन होते हैं जो आपको हिंट दे रहे होते हैं। आपके पैराग्राफ में, आपके सेंटेंस में भी होते हैं, आपके पैसेज में होते हैं। दैट रीडर, ये एक रीडर को वो बता रहे होते हैं कि वो अंडरस्टैंड करे मीनिंग ऑफ अ अनफेमिलियर वर्ड। डियर स्टूडेंट्स, आपको फौरन से इस बात का पता चल जाएगा जब भी आपके पास कोई पैसेज आता है, उसमें जो पहले की लाइंस होती हैं और बाद वाली लाइंस और मिड वाली, आपको उनकी ट्रांसलेशन ईजिली हो जाती है। उसके अंदर कुछ वर्ड्स होते हैं उस पैराग्राफ और सेंटेंस के अंदर जिनका आपको समझ नहीं आ रही होती, वो आपके लिए अनफेमिलियर होते हैं। आप उनको फौरन से क्या करते हो? अंडरलाइन करते हो और सोचते रहते हो। कहीं ना कहीं आगे पीछे की लाइंस पढ़कर आप उसके गेस लगाकर उसको तुक्का लगा ही लेते हो। इट्स योर कंटेक्स्ट क्लूज। नेक्स्ट है हमारा हाउ डू यू गेस द मीनिंग ऑफ अनफेमिलियर वर्ड। अब हमने ये देखना है हाउ डू, कैसे करते हैं हम इन चीज़ों को, मीनिंग्स को, गेस ऑफ अनफेमिलियर वर्ड्स को, हम इनके मीनिंग्स को फाइंड कैसे करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यू कैन गेस टू यूज़ कंटेक्स्ट क्लूज। आप अपने कंटेक्स्ट क्लूज यूज़ कर सकते हैं। किस पर्पज़ के लिए? यू कैन सेव योर सेल्फ अ ट्रिप टू द डिक्शनरी। जब आपके पास डिक्शनरी अवेलेबल नहीं है, आपके पास डिक्शनरी की फैसिलिटी नहीं है, तो आप अपने जो है कंटेक्स्ट क्लूज का मेथड यूज़ करके अपनी वोकैबलरी इंक्रीज कर सकते हैं। यू कैन इंक्रीज योर वोकैबलरी एंड इम्प्रूव योर रीडिंग कंप्रीहेंशन। और जैसे ही आप कंटेक्स्ट क्लूज को देखना स्टार्ट करते हैं डिक्शनरी के विदाउट, तो आप अपनी रीडिंग बढ़ा देते हैं। बार बार आप रेपिटेशन ऑफ लाइन्स करते हैं, रेपिटेशन ऑफ पैराग्राफ करते हैं, रेपिटेशन ऑफ पैसेज करते हैं, तो आपको आखिर कहीं ना कहीं अपना जो क्लू है वर्ड का वो मिल जाता है।
दैट इज कॉल्ड कंटेक्स्ट क्लूज। और आपने इसको फाइंड कैसे किया, आपने उसकी रीडिंग को बार बार रीड किया, उससे आपकी इंक्रीज हो गई वोकेबलरी भी, और आपकी इंक्रीज हो गई आपकी उसकी कंप्रीहेंशन स्किल भी, और आपको डिक्शनरी की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। आप यू कैन लर्न मीनिंग ऑफ अ वर्ड, आप एक अनफेमिलियर वर्ड को लर्न कर सकते हैं। इट्स यूज इन अ सेंटेंस और पैराग्राफ इज़ द मोस्ट प्रैक्टिकल वे टू बिल्ड वोकेबलरी। जैसे ही आप किसी भी पैराग्राफ और सेंटेंस में अपना कंटेक्स्ट क्लू फाइंड कर रहे होते हैं, अपनी थॉट को आप डीपली आप डेप्थ से जाकर सोच रहे होते हैं, तो प्रैक्टिकली यू कैन इम्प्रूव, यू कैन बिल्ड योर वोकेबलरी। तो आप अपनी वोकेबलरी को उस वक्त बिल्ड कर सकते हैं। सिंस अ डिक्शनरी इज नॉट ऑलवेज अवेलेबल, अक्सर ऐसा होता है, मोस्ट प्रोबेबली, कि आपके पास जो है चीज़ें कम अवेल होती हैं, डिक्शनरी नहीं होती, तो आप उस वक्त में क्या करेंगे, अपना पैसेज, अपना पैराग्राफ उसका मतलब है छोड़ देंगे? नहीं, आप उसकी सूरत में कंटेक्स्ट क्लोज यूज करेंगे। और आपके पास जब डिक्शनरी अवेलेबल नहीं होती, व्हेन अ रीडर इनकाउंटर्स एन अननोन वर्ड, तो रीडर जो होता है वो इनकाउंटर कर लेता है, मीन्स के उसकी जो चीज़ें होती हैं वहाँ पर वो उस पर देखना शुरू कर देता है कि जब अपनी पास उसकी डिक्शनरी अवेल नहीं होती तो वो चीज़ों को अच्छी तरीके से इनकाउंटर कर रहा होता है, अनफेमिलियर वर्ड को। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे टाइप्स ऑफ कंटेक्स्ट क्लूज। अब हमने ये तो पता चल गया कि कंटेक्स्ट क्या होता है, और ये भी पता चल गया कि कंटेक्स्ट क्लूज कैसे होते हैं और वो हम फाइंड किस तरह से करते हैं। अब हमने टाइप्स पढ़नी है कि कंटेक्स्ट क्लूज की टाइप्स क्या होती हैं। जो उसकी फर्स्ट टाइप होती है हमारी कंटेक्स्ट क्लू की, उसमें होती है सबसे पहले डेफिनेशन, रीस्टेटमेंट, चीज़ों को रीस्टेट करना, स्टेटमेंट से हम रीस्टेट की तरफ आएंगे। नेक्स्ट होता है सिनोनिम, उसके बाद होता है कंट्रास्ट, या हम कह सकते हैं एंटोनिम। उसके बाद हमारा होता है एग्जाम्पल क्लू। ये अब आपको तरीके बताए जा रहे हैं, आपको टाइप्स बताई जा रही हैं किस तरह से आप एक कंटेक्स्ट क्लू को अपने पैराग्राफ और चीज़ों में अपने लिए इस फंक्शन को काफ़ी इसको कारामद बना सकते हैं इसकी करेक्टरिस्टिक्स को यूज़ करके। उसके बाद होता है इन्फेरेंस क्लूज, ये एक होता है कंक्लूजन क्लूज। इन्फेरेंस मीन कि आप कंक्लूड कैसे करते हैं अपने उससे। उसके बाद होता है कि राइटर ने अपने टोन और अपना मूड क्या यूज़ किया हुआ है इस क्लूज में। उसके बाद आप एनालिसिस या फिर आप उसको स्ट्रक्चर क्लूज कह सकते हैं कि उस क्लू उसका आपके पास स्ट्रक्चर क्या है। कॉज एंड इफेक्ट्स होते हैं कि उस कंटेक्स्ट में कॉज भी होते हैं और इफेक्ट्स भी होते हैं। तो आप इसके बारे में हम वन बाय वन करके पढ़ते हैं, आपने इन टाइप्स को समझना है डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहली जो आपकी टाइप है वो है डेफिनेशन या रीस्टेटमेंट। आपकी कंटेक्स्ट क्लू में सबसे पहला जो आपकी टर्म होती है वो डेफिनेशन होती है। द न्यू टर्म मे बी फॉर्मली डिफाइंड और सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन मे बी गिवन विद इन द सेंटेंस और इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपकी जो एक टर्म होती है, जो आपकी फॉर्म होती है, आपकी शक्ल इख्तियार करती है, वो आपकी कंटेक्स्ट क्लू में सबसे पहले आप डिफाइन करते हैं चीज़ों को, और सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन, और आप कोशिश करते हो कि आप उसको सफिशिएंट मीन के कम से कम उसकी एक्सप्लेनेशन रखें और आप चीज़ों को इजीली डिफाइन करें विद इन अ सेंटेंस और अ फॉलोइंग सेंटेंस। क्लूज टू डिफाइन इंक्लूड क्या होंगे, आपकी एक पैराग्राफ है उसमें आपकी डेफिनेशन के क्लू क्या हो सकते हैं, दैट इज कोमास, डैश, और आपने पैरेंथेसिस मींस सेमीकोलन, ब्रैकेट्स, ये आपके होंगे आपके एक कंटेक्स्ट क्लू में। आपकी डेफिनेशन या रीस्टेटमेंट आपकी ये हो सकती है कि उसमें आपके जो हैं किस सूरत में आप पहचानेंगे कि हमारी कंटेक्स्ट जो है उसमें हमने क्लूज कैसे देखना है कि डेफिनेशन की सूरत में कि चीज़ें कम एक्सप्लेन हुई होंगी और डिफाइंड की होंगी, वो किस उसमें होंगी, वो आपकी दैट इज़ मतलब ये आपको बताया गया है कि रिकग्निशन करने के लिए आपका सिंबल है, कोमास की सूरत में होंगी, डैश की सूरत में होंगी, और पैरेंथेसिस मींस ब्रैकेट्स की या सेमीकोलंस की सूरत में होंगी। एग्जाम्पल, जैसे कि अभी आपको इस एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा, हिज इमेसिएशन दैट इज स्केलेटन लाइक अपीयरेंस वॉज फ्राइटनिंग टू सी। जैसे एमेसिएशन मीन किसी चीज़ की कमज़ोरी, स्केलेटन मतलब लाइक अपीयरेंस वाज फ्राइटनिंग टू सी, उसको इस हालत में देखकर कमज़ोरी की वजह से उसका जो जिस्म है वो सुकड़ता जा रहा है, स्केलेटन उसका जो ढांचा जो है अपीयरेंस ज़ाहिर हो रहा है। इमेसिएशन का मतलब निढाल होना, कमज़ोरी, जैसे किसी चीज़ की वीकनेस हो जाती है। डियर स्टूडेंट, इस एग्जाम्पल में
जो आपका स्केलेटन लाइक अपीयरेंस है इज द डेफिनेशन ऑफ द इमेसिएशन। आपकी इस वर्ड को जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, आपकी इस कंटेक्स्ट में आपका क्या है, डेफिनेशन क्या है, इमेसिएशन। आपने असल चीज़ को डिफाइन किया हुआ है। किस चीज़ को? आप देखें, हिज को हम डिफाइन नहीं कर सकते, दैट इज को डिफाइन नहीं कर सकते, स्केलेटन और अपीयरेंस को डिफाइन नहीं कर सकते। हमारे पास यहाँ पर बेसिक चीज़ क्या शो हो रही है, इमेसिएशन। कि हमने बताना है कि स्केलेटन जो वो बना उसको देखकर ऐसे जो उसको ढांचा महसूस क्यों हो रहा है, वो इमेसिएशन भूख की वजह से। तो हमने डिफाइन किसको करना है, कमजोरी को करना है। तो स्केलेटन लाइक अपीयरेंस वो इस तरह से नजर आ रहा है, इज द डेफिनेशन ऑफ इमेसिएशन। किसकी वजह से? भूख की वजह से। तो इमेसिएशन हमारी क्या हो गई, यहाँ पर डेफिनेशन हो गई। हमारा यहाँ फोकस्ड वर्क क्या है, इमेसिएशन। सेकंड है आपके पास फ्लोरोस्कोपी। फ्लोरोस्कोपी एग्जामिनेशन विद द कोमास बिफोर एंड आफ्टर। आप फ्लोरोस्कोपी क्या होती है, किसी चीज़ का एक्सरे करना, किसी चीज़ का वॉच आउट ऑब्जर्व करना, किसी चीज़ पर जो है आपने उस पर फोकस करना जो है, हाइपोथेसिस जिससे आपके होते हैं। तो एग्जामिनेशन विद द फ्लोरोस्कोप हैज़ बिकम अ कॉमन प्रैक्टिस। लेकिन इस सेंटेंस में आपका जो द कोमा बिफोर एंड आफ्टर एग्जामिनेशन के बाद जो आया हुआ है, एक कोमा यहाँ आया हुआ है, एक कोमा आपका यहाँ आया हुआ है, और आपकी जो डेफिनेशन होती है उसमें कोमास में आप देखते हैं कि सेंटेंस में यूज होते हैं। तो एग्जामिनेशन विद अ फ्लोरोस्कोप क्या होता है, आपकी डेफिनेशन है कि हमने यहाँ डिफाइन किसको करना है, फ्लोरोस्कोप को करना है, एक्सरे जो चीज़ हमारी यहाँ पर है। तो डियर स्टूडेंट, हम अपने कंटेक्स्ट में उस चीज़ को फोकस कर, हम कहते हैं डिफाइन करें ये चीज़। क्या डिफाइन करें, मतलब डिफाइन वर्ड के आगे जो चीज़ दी हुई है उसको डिफाइन करें। तो हमारा यहाँ पर डिफाइन क्या है कि हमने इमेसिएशन को डिफाइन किया, हमने फ्लोरोस्कोपी को डिफाइन किया। तो इस कंटेक्स्ट में जो अंडरलाइन जो आपको वर्ड मैंने इसलिए करके बताए हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि इमेसिएशन और फ्लोरोस्कोपी मीन कि आपने अपनी डेफिनेशन देखनी होती है कि आपके आगे पीछे की वर्ड्स में, कोमास में, डैश में और आपकी इन्वर्टेड कोमास में जो चीज़ें आ रही होती है, इट्स योर डेफिनेशन। नेक्स्ट है हमारा सिनोनम। सिनोनम बेसिकली इट्स अ सिंपल, आपको मैं बताऊं कि इट्स अ सिमिलर वर्ड, कॉमन वर्ड। एक वर्ड के कई मीनिंग्स होते हैं। एक इंग्लिश का वर्ड जो होता है उसके थाउजेंड्स, उसके काफ़ी मीनिंग्स होते हैं। तो जब उस मीनिंग्स के जब सिमिलर वर्ड्स होते हैं, एक वर्ड के कई सिमिलर वर्ड्स होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, हम सिनोनम्स कहते हैं। और अब हमारी कंटेक्स्ट में हम अपने सिनोनम्स के क्लूज देखते हैं। कंटेक्स्ट क्लू जो है वो भी देखते हैं कि टेक्स्ट के अंदर हम अपने क्लूज किस तरह देखते हैं। उसके बाद हम हमारा सेकंड जो हमारा प्रोसेस होता है, हम सिनोनम देखने की कोशिश करते हैं और उसको देखते हैं। द रीडर में डिस्कवर द मीनिंग अपना अनफेमिलियर वर्ड, अननोन वर्ड, जिससे आप फेमिलियर नहीं है, जो आप जिसका आपको पता नहीं है, उसके लिए आप क्या करते हैं, आप उसके लिए सबसे पहले वो रीडर जो है वो अपना अनफेमिलियर वर्ड के लिए उसका सिनोनम फाइंड करता है आइडियाज से। उसको फेमिलियर वर्ड को देखकर उसके जो करीब नियर बाय होता है, उसके जो क्लोजर होता है, उस वर्ड को देखकर आप उसका सिमिलर वर्ड ढूंढने की कोशिश करते हैं। सिमिलर वर्ड्स आर विद द सेम मीनिंग। सेम मीनिंग्स मीन जहां भी आपके वर्ड के मीनिंग सेम आ रहेंगे, दैट इज कॉल्ड सिनोनम। एग्जाम्पल देखें कि जो अंडरलाइन वर्ड के मीट ईटर्स, दैट इज अ कार्निवोर्स आर एट द टॉप ऑफ द फूड चेन। मीट ईटर्स मीन गोश्तखोर, दैट इज कार्निवोर्स भी जो गोश्त खाने वाले होते हैं, मीट ईटर्स। मीट ईटर्स का मतलब भी यही होता है, गोश्तखोर जो होते हैं, और जो कार्निवोर्स होते हैं वो भी गोश्तखोर होते हैं। तो मीन्स के जो आपका जो मीट ईटर्स है वो आपको किस, आपका सिनोनिम उसका क्या हुआ, कार्निवोर्स, और कार्निवोर्स का क्या हुआ सिमिलर वर्ड, मीट ईटर्स। सेकंड देखें, शी इंजॉयड बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब भी आप देखेंगे इसका आपने सिमिलर वर्ड है, हम कहते हैं जी कहीं पे यूज के द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। जो लिविंग थिंग्स की जो स्टडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजी। तो इसका सिमिलर बायोलॉजी का हुआ कि लिविंग थिंग्स की स्टडी, और बायो लिविंग, और लॉजी मीन्स के स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। तो आपने देखना है कि द थिंग ऑफ लिविंग स्टडी का मतलब भी बायोलॉजी है और बायोलॉजी का मतलब भी लिविंग थिंग्स है। इट्स योर सिनोनिम। नेक्स्ट है आपका कंट्रास्ट। आप जैसे कहते हैं हम किसी चीज़ का कंट्रास्ट देख रहे हैं कि एक चीज़ लाइट है तो उसका डार्क होना चाहिए। तो आपके ऑपोजिट जो होते हैं आपके एंटोनिम्स होते हैं। एंटोनिम्स जो होते हैं वो आपके ऑपोजिट होते हैं। ऑपोजिट वो होते हैं जब हम किसी चीज़ का कंट्रास्ट कर रहे होते हैं, एक चीज़ डार्क है उसका लाइट कम्बिनेशन कर रहे होते हैं, उसको देख रहे होते हैं। एंटोनिम्स आर वर्ड्स दैट आर ऑपोजिट मीनिंग्स एंड ऑपोजिट मीनिंग कंटेक्स्ट क्लूज कंट्रास्ट द मीनिंग
of an unfamiliar word with the meaning of a familiar term. Words like although, however and but may signal contrast. Clues example, आप अपने अब एग्जाम्पल में देखना है कि आपने अपने क्लूज कैसे, हम हमारी कंटेक्स्ट जो है वो हमारी क्लूज से होती है। तो हमने सिनोनिम के क्लूज देख लिए, अब हम एंटोनिम के देख रहे हैं। एंटोनिम में आपने देखना है कि आप व्हेन द लाइट ब्राइटन्स द प्यूपल्स तालिब इल्म को कहते हैं, ऑफ द आइज कॉन्ट्रैक्ट, हाउएवर व्हेन इट ग्रोज डार्कर द डायलेट। डायलेट का मतलब क्या होता है, डायलेट का ऑपोजिट होगा, एंटोनिम होगा कॉन्ट्रैक्ट। डायलेट मीन्स द ऑपोजिट कॉन्ट्रैक्ट। आपने इसका जो अंडरलाइन जो वर्ड देखा हुआ डायलेट, इसको हमने इसका ऑपोजिट देखा। नेक्स्ट हमने देखना द चिल्ड्रन वर एज द डे एंड नाइट, ही वॉज लाइवली कन्वर्सेशनलिस्ट बट शी वॉज रिजर्व्ड एंड टेक्टिरन। टेक्टिरन का मीनिंग क्या होता है, ऑपोजिट लाइवली कन्वर्सेशनलिस्ट। तो इस हमने एक्सरसाइज में एंटोनिम देखकर अपने क्लूज देखने होते हैं। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारी एग्जाम्पल क्लूज। एग्जाम्पल क्लूज भी फाइंड करने होते हैं हमने अपनी कंटेक्स्ट में। सम टाइम हमने अपनी एग्जाम्पल में देखना होता है कि रीडर फाइंड करता है न्यू वर्ड के लिए एग्जाम्पल यूज की होती है, तो उस पर फोकस कर रहा होता है। नियर बाय इधर उधर से सेंटेंस देखकर हेल्प ले रहे होते हैं, एग्जाम्पल किस बारे में है उससे क्लू ले लेता है। आप क्लू अपने सिनोनिम से ले सकते हैं, आप क्लू अपने एंटोनिम से ले सकते हैं, इर्द गिर्द की लाइन पढ़ के आप उसके कंटेक्स्ट क्लूज को दे सकते हैं, आप अपनी एग्जाम्पल के क्लू से देख सकते हैं। जैसे आप इसमें आप देखें कि आप इसमें आपकी फर्स्ट एग्जाम्पल वो जो है वो आपको बता रही है पिस्कैटोरियल क्रिएचर, आपकी जो है वो बता रही है कि इट्स मीन कि आपका इसके एग्जाम्पल में बताया हुआ है ऑब्वियसली रेफर टू फिश। तो आप इसमें देखें कि आपका जो है एट्रोफीड क्या है, आपको एक वर्ड दिया हुआ है इवेल्युएट करने के लिए, आपकी उसकी एग्जांपल बताइए, इट्स मीन वेस्टेड अवे। तो आपको कहीं ना कहीं उसका जो है पता चल जाएगा कि अपेंडिक्स फॉर एग्जांपल ही और वेस्टेड अवे फ्रॉम डिसयूज मीन एट्रोफीड मीन वेस्टेड अवे। तो आपने एग्जाम्पल से भी क्लू देखना होता है। नेक्स्ट है आपका इन्फेरेंस क्लूज, आपकी कंक्लूजन क्या है, आपका सम टाइम फोकस कंक्लूजन भी आप पढ़ रहे होते हैं साथ में। अच्छा हम एंड पढ़ लेते हैं, मे भी हमें हमारा क्लू मिल जाए। वो जो आप एंड पढ़ने की कोशिश कर रहे थे किसी पैसेज में कि हमें इस एंड को पढ़ के पता चल जाएगा, नतीजे को देख के पता चल जाएगा कि टेक्स्ट है किस बारे में, इट्स योर इन्फेरेंस क्लूज। आप जब कंक्लूड करके चीज़ों को नतीजा देख कर कोई क्लू ले रहे होते हैं तो आपका ये इन्फेरेंस क्लूज होता है, जिसमें आप पूरी बात को बताकर, जैसे कि आपका जो सारा कुछ एक सेंटेंस पढ़ के उसमें आपका एक सेंटेंस द कन्वर्सेशन वाज एब्सोल्युटली वैपिड मीन अनइंटरेस्टिंग थिंग, आपको सारी चीज़ दोस्त ने बता दी, उसके बारे में बताई गई है, उसका जो एंड था उसमें एक मीनिंग था वैपिड, आपने उससे ही गेस करके देख लिया क्लू देकर कि किस बारे में है। नेक्स्ट है हमारा मोड या टोन, कि हमारी जो राइटर ने यूज़ किया होता है उसमें उसका सेट किस तरह से ऑथर ने यूज़ किया होता है अपने मूड्स और अपने टोन को उस मीनिंग के लिहाज से, और हारमोनाइज उसको पता चल रहा होता है किस टोन में उसने बात की होती है। सम टाइम जो है उसको पता चल रहा है कि सोरोफुल टोन है, सम टाइम उसको पता चल रहा होता है कि आपकी हैप्पीनेस होती है, डेजर्टेड होती है, ड्रेरी होती है, उसमें आपकी पता चल रही होती है सिमेट्री का, आपकी लाइंस किस तरह से बनी होती है, आपने टोन क्या है, आपका मेथड क्या है, आपके क्लूज क्या है। नेक्स्ट है आपका एनालिसिस या स्ट्रक्चर क्लूज, आपका जो पार्ट्स होते हैं टू यूज आपको कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, आपके प्रीफिक्सेस बता रहे होते हैं, रूट्स के बारे में, जब आपके सफिक्स और प्रीफिक्स होता है, जब आपका वर्ड का फर्स्ट जो होता है वर्ड और रूटेड जो वर्ड्स होते हैं, और आपका सफिक्स होता है जो आपका साबका जो आपका जो होता है वो, और आपके लाहके जो होते हैं, इट्स अ प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स आपका पहले आता है, सफिक्स आपके वर्ड के लास्ट में आता है। जैसे हैप्पी और नेस्ट जो है आपका सफिक्स है, और आप कहते हैं अनहैप्पी, अन जो है आपका प्रीफिक्स है, अनहैप्पी, ये आपके प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं, और ये आपकी वोकैबुलरी को इंक्रीज करते हैं। इसमें आप अपना स्ट्रक्चर ढूंढकर आप इसके रीड करते हैं किस तरह से ये चीज़ें जो आपको स्ट्रक्चर के मुताबिक एनालिसिस होती हैं। नेक्स्ट है आपका कॉज एंड इफेक्ट्स, कॉज एंड इफेक्ट्स जो आपके एक्सप्लेन करते हैं कि ऑथर ने वर्ड्स किस तरह से यूज़ किए हुए हैं, उसके कॉज क्या हो सकते हैं, असबाब के, और उसके इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, उसके रिजल्ट जो रिजल्टेड वर्ड्स होते हैं जो ऑथर ने यूज़ किए होते हैं, इट्स योर कॉज एंड इफेक्ट्स, कि बिकॉज, सिंस, देयरफॉर, थस, सो, एक्सेट्रा, ये वर्ड्स जब आपकी कंटेक्स्ट में आते हैं तो आपको क्लू दे रहे होते हैं कि आपने उसमें कॉज एंड इफेक्ट्स किस तरह से दिए होते हैं। स्टूडेंट आपने इस एग्जाम्पल पर फोकस करना है कि आपकी इस एग्जाम्पल में, जैसे आपके एग्जाम्पल में बताया गया है कि कॉज एंड इफेक्ट में कि आपने फोकस करना है इन वर्ड्स पर, कि सिंस, देयरफॉर, थस, ये सारे आपके क्लूज हैं। आपने एग्जाम्पल को पढ़ना है कि आपको अंडरलाइन करके बताया गया किस तरह से उसके आपके आंसर भी बताए गए हैं।
उससे नेक्स्ट है हमारा कंटेक्स्ट क्लूज। अब मैं आपको प्रैक्टिस की तरफ लेके आ रही हूँ कि अब हमने इसकी एक्सरसाइज एग्जाम्पल भी मैंने दी हुई है वहाँ पर, और आपको उसका जो सारा है बता भी दिया कि ऑथर ने अपने क्या क्या चीज़ें यूज़ की हुई है। उसने एंटोनिम यूज़ किए, उसमें उसमें सिनोनिम यूज़ किए हुए हैं, एंटोनिम यूज़ किए हुए हैं, एग्जाम्पल क्लूज यूज़ किए हुए हैं, उसमें उसने मोड यूज़ किया हुआ है, अपने टोन यूज़ की हुई है, उसमें उसने स्ट्रक्चर। अब मैं आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज की तरफ लेकर आ रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इसका यूजेस क्या है। डियर स्टूडेंट्स, सर्कल द लेटर ऑफ द मीनिंग। आप में इसमें अनफेमिलियर एक वर्ड है उसको अंडरलाइन करना और इसका कंटेक्स्ट क्लू देखना क्या हो सकता है। जैसे कि देयर इज अ लार्ज डिमांड ऑल ओवर द यूनाइटेड स्टेट फॉर द प्लांट इंडिजिनस टू द डेजर्ट, मैनी पीपल एरिजोना हैव मेड। अब इस सारी कंटेक्स्ट क्लूज में एक आपके पास पढ़ लेते हो, हर चीज़ों को पता है, इंडिजिनस का मतलब नहीं पता। आपके पास ये फर्स्ट क्लू है नेटिव, नेसेसरी, फॉरेन और एलिन। आपने किस पर लगाना है, आपको इंडिजिनस के करीब करीब क्या होता है आपने उस पर लगाएंगे। यहां पर मैं आपको एग्जैक्ट इसका क्लू बता रही हूं, इट्स अ नेटिव। ये आपका क्लू नहीं है, इट्स योर कंफर्म वर्ड। तो आपने अपना क्लू ढूंढना है। आपने ये तो आपका कंफर्म मैंने बताया, इंडिजिनस का मतलब होता है नेटिव। नेटिव वो होते हैं जो आपकी फर्स्ट, जो आप जहाँ के रिहायशी होते हैं, नेटिव होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखे इस तरह से सेकंड एग्जांपल में आपका सारा पैराग्राफ, उसमें एक अनफेमिलियर वर्ड है मिलेनियम। मिलेनियम जो है आपको उसकी समझ नहीं आ रही, सारे पैराग्राफ की समझ आ गई कंटेक्स्ट की, तो उसमें आपको क्लू दे दिए, डिकेड, मैनी ईयर्स, 1000 ईयर्स, अ सेंचुरी। आप अपने क्लू से मैनी ईयर्स पे भी लगा सकते हैं, गेस करके डिकेड पे भी, लेकिन इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है 1000 ईयर्स, जो मैंने आपको यहाँ दे दी है। कंटेक्स्ट क्लू की एक्सरसाइज बता दी। अब मैं आपको सिनोनिम की क्लूज की बता रही हूँ कि प्रैक्टिस में आपका क्या आएगा। अब आपने देखना सिनोनिम, इस तरह से आपको पैसेज बना हुआ मिलेगा, उसमें आपने हिज लूसिड lectures along with his clearly presented explanation made him a popular professor। अब आप देखें कि आपको सारा ये समझ आ गया कि एक लेक्चर के बारे में बात की जा लुसिड है, लेकिन आप सोचेंगे लुसिड का मतलब क्या हो सकता है, उसका सिमिलर वर्ड फाइंड करने की कोशिश करेंगे। जब आप उसको जब क्लू देंगे तो वो आपका क्या होगा, सिनोनिम क्लू। लेकिन यहाँ आपको मैं एग्जैक्ट मीनिंग मैंने आपको लिख दिया है। लुसिड का मतलब होता है कंप्रीहेंसिबल लेक्चर, मीन कि आपको मैंने यहाँ तो एग्जैक्ट बताया, लेकिन आप अपने तौर पर उसका क्लू देख रहे होते हैं। द रशियन आर स्किल फॉर सेंडिंग क्रिप्टिक मैसेज ओपन द मैनी इंटरप्रिटेशन, कि रशियन की तरफ से जो मैसेज था उनके डिपार्टमेंट की तरफ से वो क्रिप्टिक, आपको सारी चीज़ समझ आ गई कि रशियन अपना मैसेज भेज रहे हैं डिपार्टमेंट की तरफ से। अरे आप कह रहे हो अब इसमें क्रिप्टिक क्या है, आप उसके पास सोचोगे वर्ड क्लू देखने की कोशिश करोगे, तो आप उसका जब क्लू ढूंढ रहे होगे सिमिलर वर्ड कि क्रिप्टिक का हमें कोई सिमिलर वर्ड मिल जाए, तो इट्स योर सिनोनिम क्लू। और यहाँ पर मैंने आपको एग्जैक्ट लिख दिया है कंफ्यूजिंग। क्रिप्टिक का मतलब होता है कंफ्यूजिंग। आपने अपनी प्रैक्टिस एक्सरसाइज में क्लू देखने हैं। देयर स्टूडेंट्स, दीज ऑल आर फ्रॉम माई साइड। अगर आपको कोई भी इससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन हो, कोई बात हो, यू कैन आस्क टू मी, डोंट हेजिटेट। कोई भी आपको एग्जाम्पल की समझ ना आई हो, कोई भी पॉइंट की समझ ना आई हो, तो आप अगेन एंड अगेन मुझसे पूछ सकते हैं। और इंशाल्लाह ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। आपने एक्सरसाइज से और आपने अंडरलाइन वर्ड से फोकस करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़ डियर स्टूडेंट्स।